अस्सलाम वालेकुम जी। ओसो अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद मुगल और इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में ये मेरा पहला लेक्चर है जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर है। बहुत से बच्चों ने बीकॉम लेवल और एमकॉम लेवल या एमबीए लेवल पे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को पढ़ा होगा। तो ये एक मेरी छोटी सी काविश है फॉर द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है एंड देन यू विल जज कि इस टॉपिक के ऊपर मेरी कितनी ग्रिप हुई है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल की जो घंटी है इसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे और भी जो लेक्चर्स आएंगे वो आपको सीक्वेंस से मिलते रहेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक टॉपिक है। बहुत ही आसान ये टॉपिक है, कोई मुश्किल इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग में सम बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम इस लॉ को हमेशा रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली बीकॉम लेवल पे या इंटर लेवल पे। जबकि अगर हम इसको कंसेप्चुअली अगर हम इसको देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, फिर हम उसका स्केड्यूल बनाएंगे और फिर हम उसकी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन क्या होती है। डियर व्यूअर्स, यू नो के प्रोडक्शन मींस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है या कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, इट बेस्ड ऑन दी लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की कि जब भी हमने प्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स में आपकी लैंड हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी लेबर हो सकती है, आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो हो सकता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको हो सकता है कि आपको लेबर इंक्रीज करना पड़े, या हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट डबल करें, या हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करें, या हो सकता है आप लैंड एरिया ज़्यादा एक्वायर करके ज़्यादा आप मल्टीपल मशीन्स के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स बाय विच यू कैन इंक्रीज योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हमारा लॉ है ये बेसिकली हमने एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन को विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स के साथ हमने इसको डिस्कस करना है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन का लॉ बेसिकली क्या है और इसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन के जो इनपुट्स हैं उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। हमने बेसिकली रिलेशनशिप को डिफाइन करना है लेवल ऑफ जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स का और लेवल ऑफ प्रोडक्शन का उसमें क्या ताल्लुक है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल भी है, एक आम से आम बिजनेसमैन को भी पता होता है कि अगर वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको अपने बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। उसको लेबर चेंज करनी पड़ेगी, उसको कैपिटल ज़्यादा करना पड़ेगा,
उसको एरिया लैंड ज़्यादा करनी, उसको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो ये काम करेगा देन ही उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा। तो हमने इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना है कि अगर आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इन इनपुट्स का सहारा लेते हैं, आप प्रोडक्शन इनपुट्स का सहारा लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि अब हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो एक एक रिलेशनशिप एसोसिएशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रखा हुआ है। तो एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं, गौर से सुन लें यहाँ पे फिर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली द लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने ये जो इनपुट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको अगर हम चेंज करेंगे तो उसका प्रोडक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आम रूटीन की लाइफ के अंदर भी एक बिजनेसमैन को पता होता है कि ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं, इनपुट्स हैं, अगर इनको चेंज मैं करूँगा तो मेरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी चेंज आ जाएगा। ये तो हर एक को पता है, ये तो एक हमारा सोशल बिहेवियर है। सिर्फ हमने उसको इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर हमने उसको डिफाइन करके एक लॉ बना दिया। तो ये लॉ किस तरह वजूद में आए हैं, ये लॉ भी हमारे सोशल बिहेवियर्स के सेंस से ही वजूद में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है प्रोडक्शन इनपुट्स। तो देखें प्रोडक्शन क्या है, इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। तो तमाम इनपुट्स को हमने यूटिलाइज करके जब उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे यानी कि आउटपुट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे। तो प्रोडक्शन इनपुट्स क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिक, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन यहाँ पे जो चंद बुनियादी फैक्टर्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँ, जिसमें सबसे पहले लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, ऑर्गेनाइजेशन है। इनके यहाँ पे सिंबल दिए गए, लेबर को एल से, लैंड को, कैपिटल को के से, लैंड को एन से, ऑर्गेनाइजेशन को ओ से। अब ये एक रिलेशनशिप है इनपुट आउटपुट का, इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इसको प्रोडक्शन फंक्शन, आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में इसको डिफाइन, क्यू स्टैंड फॉर प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के एन ओ। उसके बाद ये दो छोटी सी टर्म्स हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन ये बेसिकली जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इट बिलोंग्स टू द शॉर्ट रन फंक्शन। अब शॉर्ट रन फंक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये जो सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसा नहीं होता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 1 साल या 6 माह बाद ये सारी चीज़ें चेंज कर लें, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले एक वेरिएबल को चेंज करना है। पहले आपने लेबर बढ़ाई, जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, फिर आपने कैपिटल बढ़ा दिया, जब और डिमांड ज़्यादा होगी फिर आपने एक छोटी फर्म को ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर लिया, उसको कंपनी में चेंज कर दिया, फिर आपने लैंड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सब वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन में ऐसा होता है कि ऑल इनपुट्स आर नॉट वेरिएबल, इसमें सारे इनपुट्स वेरिएबल नहीं होते, सिर्फ कोई एक इसमें आपने वेरिएबल जिसमें आप चेंज करेंगे तो उसको शॉर्ट रन कहेंगे, जिसमें सारे ही आप चेंज कर देंगे तो उसको आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिर्फ कोई एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, या आप लेबर को चेंज कर लें, या आप कैपिटल को, लैंड को, या ऑर्गेनाइजेशन। ये है जी प्रोडक्शन फंक्शन। वंस अगेन रिलेशनशिप इज द शॉर्ट रन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय शॉर्ट रन लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड you can say, but it is not a proper definition of short run function. Proper इसकी definition यही है कि जिसमें कोई एक वेरिएबल आपका चेंज हो जाए। अगर सारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे तो फिर वो शॉर्ट रन से निकल के लॉन्ग रन फंक्शन पे आ जाएगा, फिर वो लॉ ये नहीं रहता, फिर वो लॉ बन जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लेकिन जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये इसका दूसरा लॉ ऑफ, इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न भी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसी प्रोडक्शन लेवल में से ये तीनों निकलेंगे। उसके बाद हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं
जिनको जहन में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो शॉर्ट रन को वंस अगेन आप समझ लें कि शॉर्ट रन क्या है। दिस इज द वन वेरिएबल इनपुट, सिर्फ एक इनपुट आपका वेरिएबल है, बाकी के सारे वेरिएबल आपके कांस्टेंट हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाली बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर सुन लें, सिर्फ एक वेरिएबल, एक फैक्टर आपका वेरिएबल है, बाकी फैक्टर्स आपके सारे कांस्टेंट हैं, फिर ही वो एक शॉर्ट रन फंक्शन होगा। अगर सारे फैक्टर्स वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो फिर वो एक शॉर्ट रन फंक्शन नहीं होगा। ये है जी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न, शॉर्ट रन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉ को समझने से पहले जो टर्म्स हमने इसमें डिस्कस करनी है, उसमें सबसे पहले जो टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन मीन्स कि जितने भी टोटल इनपुट्स फैक्टर्स हैं उन सब को यूज करके, जो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, उन सब को यूज करके जो टोटल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो क्यू आएगी हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्शन, एंड इट इज स्टैंड फॉर टीपी। एवरेज प्रोडक्शन, you can say that it is a ratio between total production and labor। तो इसमें लेबर की जगह पे आप कैपिटल के भी रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एन भी रख सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे फैक्टर जो वेरिएबल होगा, आपने उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देना। मैंने यहाँ पे लेबर को वेरिएबल कंसिडर किया है कि पहले मैंने 5 वर्कर काम कर रहे थे मेरी फैक्ट्री में, मैंने अब 10 वर्कर कर दिए, फिर मैंने 15 कर दिए, फिर मैंने 20 कर दिए। तो जैसे जैसे मैंने लेबर इंक्रीज की, वैसे वैसे मेरी एवरेज प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। मीन्स रेशो, इट इज़ अ रेशो बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड, यहाँ पे आप कह सकते हैं वन वेरिएबल फैक्टर, जो भी आपका वेरिएबल इनपुट है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है जी? दिस इज द रेट ऑफ चेंज। इसको आप ये समझ लें कि आपकी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। तो इस तरह पहले आप 500 यूनिट बना रहे थे 5 लेबर फैक्टर्स के साथ, फिर आपने जब 10 आदमी काम के लिए लगाए, तो अब आपकी प्रोडक्शन जो है वो 500 से 800 पे चली गई, या 500 से 1000 पे चली गई। तो ये जो 500 का चेंज आया है, इसे क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मीन चेंज ऑफ रेट, कि कितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया है। अब ये एक फार्मूला है मार्जिनल प्रोडक्शन का, कि टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड चेंज इन लेबर। लेबर मीन वन वेरिएबल इनपुट जो है उसको इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन का रेट आ जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेट, दोनों तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है जी मेरे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कुछ एजम्पशन होती हैं, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड की हैं, इस तरह इसकी भी कुछ एजम्पशन हैं कि ये एज इट इज़ आपको ज्यूम करनी पड़ेंगी, फिर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप जो है वो किसी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने लेबर को वेरिएबल इनपुट कंसिडर किया है, बाकी सारे फैक्टर्स मैंने कांस्टेंट समझे। फैक्टर्स इनपुट्स आर होमोजीनियस, और जो लेबर है वो सारी होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन एक जैसे लेबर है। अब ये नहीं है कि मैंने पहले 2 कम एक्सपर्ट आदमी हायर किए, फिर मैंने ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हायर कर लिए, फिर मैंने और ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर कर लिए। तो ये अजम्पशन से ये चीज़ बाहर चली। तो अजम्पशन में लेबर वेरिएबल इनपुट होगा, और दूसरा वो होमोजीनियस होंगे, और वेरिएबल फैक्टर लेबर इज इक्वल इंक्रीमेंट। तो आपने लेबर को उसी रेशो के साथ बढ़ाते जाना है, जिस तरह पहले आपने 2 बढ़ाए, फिर 4, फिर 6। तो अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पशन है, जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट होने चाहिए। तो अदर भी एग्जाम्पशन है जो आपको बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है जिसकी, इसको मैं रीड आउट करूंगा। इक्वल इंक्रीमेंट्स टू वन वेरिएबल फैक्टर इनपुट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सिर्फ एक वेरिएबल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इक्वल इंक्रीमेंट टू वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जबकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। उससे क्या होगा, देखिए बिल कॉस्ट, उससे क्या होगा, The production to rise initially, प्रोडक्शन पहले क्या होगी, अब बढ़ेगी टोटल प्रोडक्शन at increasing rate, then production will rise at a
डिक्रीजिंग रेट, फिर टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड फिर मे स्टार्ट डिमिनिशिंग और फिर वो माइनस में जा सकती है या कम हो सकती है। तो ये है जी हमारी स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दो तरीकों से डिफाइन हो सकती है, टोटल प्रोडक्शन के लिहाज से भी और मार्जिनल प्रोडक्शन के लिहाज से भी। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन के लिहाज से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि पहले मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर कम होगी और फिर वो माइनस में चली जाएगी। या टोटल प्रोडक्शन को आप देख लें, पहले बढ़ेगी फिर वो कांस्टेंट होगी और फिर वो कम हो जाएगी। तो दोनों सेंस में आप इसकी स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे जी इसके स्केड्यूल के ऊपर। तो ये है जी स्केड्यूल। देखें लेबर वही मैंने जिस तरह के जी होमोजीनियस होना चाहिए, पहले एक लेबर फिर दो फिर तीन फिर चार। तो मैंने पहले मेरे आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक फार्म है, आप एक के पास एक कर फार्म छोटा, उसमें पहले आपने एक वर्कर को हायर किया हुआ था और वो उससे आपकी टोटल प्रोडक्शन हो रही थी 2 यूनिट। आप डेली के 2 यूनिट बनाते हैं, ठीक है जी। फिर आपने एक लेबर और बढ़ा ली, यानी कि अब आप दो जो हैं अब आपके वर्कर हो गए। तो अब आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 5, यानी कि आप 2 से 5 यूनिट पे आ गए। तो जाहिर बात है जब लेबर बढ़ाई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो जब एक से एक दो कहते हैं जी, एक और एक 11 हो जाते हैं, ज़्यादा काम शुरू कर देते हैं। दोनों आए, कंपटीशन हुआ, ज़्यादा काम किया, 2 और 2 4 होने चाहिए लेकिन प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो गया। तो 5 आपने यूनिट बना दी। अब आपने सोचा क्यों ना मैं एक और बंदा हायर कर लूँ और ताकि मेरी प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाए। पहले मशीन मेरी डेली के 4 घंटे चलती थी, जब 2 बंदे आए मेरी 8 घंटे चलना शुरू हो गई। मैंने कहा जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्यों ना मैं एक और बंदा हायर कर लूँ ताकि मेरी प्रोडक्शन और बढ़ जाए। तो मैंने देखा यहाँ पे तीसरा बंदा भी हायर किया, तो अब मेरी जो प्रोडक्शन है वो चलेगी 9 पे, मुझे फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे देखें जी मार्जिनल प्रोडक्ट भी उस हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट टाइम जब मैंने पहला लेबर अपॉइंट किया तो मेरा जो चेंज आया वो है 3 यूनिट्स का, यानी कि दूसरे लेबर पे 3 यूनिट हो। और फिर जब थर्ड मैंने लेबर अपॉइंट की उससे रेट ऑफ चेंज आया 4। फिर मैंने और दिल में लालच आया कि जी मैं मशीन को और ज़्यादा घंटे चलाता हूँ, मैंने 4th लेबर भी हायर किया और उससे मेरा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो चला गया जी 14 पे। अब क्या हुआ जी, रेट ऑफ चेंज हो गया जी 5। देखें मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और मेरी प्रोडक्शन जो है वो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर मैंने एक और पर्सन को वर्कर को हायर किया। अब मेरी प्रोडक्शन 14 से हो गई जी 18। तो अब देखें मार्जिनल प्रोडक्शन कम होगी। तो फर्स्ट स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है, यहाँ से सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी डिक्रीजिंग में चली जाती है और टोटल प्रोडक्शन आपकी स्टिल इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन क्यों कम हुई है, इसको तो ज़्यादा होना चाहिए था। होता ये है कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते हैं, मशीन तो आपकी एक ही है, लैंड एरिया भी आपका उतना ही है, इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही है, बिजनेस भी उतना है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक मशीन जिसकी कैपेसिटी ही मैक्सिमम 20-30 यूनिट्स की है, आप उसको 100-200 यूनिट्स पे ले जाएं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको और वेरिएबल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दूसरे वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट रन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल को मैं चेंज करूँ। तो देखें जब पांचवा मैंने यहाँ पे लेबर लगाया तो ये 18 होगी मार्जिन रेट, यहाँ पे सेकंड स्टेज। उसके बाद मैंने छठी लेबर अपॉइंट की तो मेरी मार्जिन प्रोडक्शन हो गई, टोटल प्रोडक्शन हो गई 21 और मार्जिन प्रोडक्शन 3। यानी कि पहले मार्जिन प्रोडक्शन चेंज बढ़ा है और फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया। देखें 7th लेबर पे 23 हो गई, 8th लेबर पे 24, 9th लेबर पे कांस्टेंट हो गई टोटल प्रोडक्शन। अब देखें यहाँ पे कांस्टेंट क्यों हो गई है, क्योंकि अब मेरी जो मशीन है वो 24 घंटे चल रही है और मेरे पास लेबर मैक्सिमम है, यानी कि वो पैकिंग वाले, फिनिशिंग, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जनरल प्रिंसिपल है, जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा हायर करना शुरू कर देते हैं, वो फिर ऑर्डर करने वाले ज़्यादा बनना शुरू कर देते हैं, लोग काम करने वाले उसमें
वो कम होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जनाब वो प्रेशर डालना शुरू, तो वो कमिटमेंट नहीं रहती काम की। वैसे भी मशीन एक है और आपने एक मशीन के ऊपर जब इतने ज़्यादा लोग बैठा दिए काम करने के लिए, जबकि वहाँ पे तो 3-4 लोग ही काफ़ी थे काम के लिए, तो क्या हुआ उससे अल्टरनेट इफेक्ट क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन तो आपकी बढ़ी, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ी है ना लेबर बढ़ाने से। आप ये भी तो देखें ना, अब ये ना कि जी मैं टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा। इधर आपकी लेबर बढ़ रही है तो उधर आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो लिहाजा टोटल प्रोडक्शन आपकी जहाँ इंक्रीज हुई, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हम मशीन को 24 घंटे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो एक मैक्सिमम लेवल पे आके आपकी प्रोडक्शन आपकी रुक जाती है। अब उसका दूसरा हल ये होता है कि आप दूसरा फैक्टर चेंज करें, आप नई मशीनें ले आए, नई टेक्नोलॉजी ले आए, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिर क्या होगा, फिर आपने जब बंदे आपके अभी ऑलरेडी सफिशिएंट थे, फिर आपने एक और बंदा हायर कर लिया, तो क्या हुआ, अब आपकी जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। अब आपस में उनकी यूनियन बन गई लेबर की, उन्होंने जनाब वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्डर करने शुरू कर दिए, एक नया जो है वो फार्म में एक इशू राइज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन को देख लें, पहले बढ़ी है, फिर कम हुई है, और फिर वो लास्ट पे नेगेटिव में जाना। अब जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाएंगे, अब आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो एक स्टेज आती है कि कोई भी फार्म, कोई भी फैक्ट्री वो अपने उससे ज़्यादा फिर लेबर्स को हायर नहीं करती। तो यहाँ एवरेज प्रोडक्शन को देख लें। एवरेज प्रोडक्शन क्या है कि आप टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर, तो ये आप डिवाइड करते चले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 3, 14, तो ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन भी आना शुरू होता है। एवरेज प्रोडक्शन को भी अगर आप गौर से देखें तो पहले ये बढ़ रही है और बाद में ये कम होना शुरू हो गई है, तो इसमें भी पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीजिंग। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है, सेकंड स्टेज पे कम होती है, और थर्ड स्टेज पे माइनस में चली जाती है, तो इसको नेगेटिव रिटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न है सेकंड स्टेज पे, और थर्ड स्टेज पे ये नेगेटिव रिटर्न है। आप सबसे पहले अगर ये आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं, आप चाहे इस कॉलम को ज़हन में रख लें, चाहे इस कॉलम को ज़हन में रख लें, इससे ये कॉलम बन जाएगा, इससे ये कॉलम बन जाएगा। देखें 2, 3 और 2 5, 4 और 5 9, 5, तो अगर इसको माइनस करते जाएंगे, 2 है, 5 और 2 3 है, तो उससे ये उसी एक कॉलम को आप जहन में रख लें, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जिसका डायग्राम, ये है जी इसका डायग्राम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो इसी तरीके से आप डायग्राम इसकी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में आप देखें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज। तो स्टेज 1 ये भी नीचे है, स्टेज 1 ये स्टेज 1, यहाँ पे आप देखें दोनों का जो ग्राफ है ये ऊपर को जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन का भी, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टेज पे तीनों चीजें बढ़ती हैं, जाहिर बात है, पहले 4 घंटे मशीन चल रही थी, अब 8 घंटे चलेगी, फिर 12 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 24 घंटे, तो तीनों के ऊपर फर्क तो पड़ेगा। अब स्टेज 2 में क्या हुआ, देखिए स्टेज 2 में क्या हुआ जी, मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ कम हो गई, क्योंकि अब आपने मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दी, और एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज तो हुई है लेकिन कम हुई है। जहाँ पे क्या हुआ जी, मार्जिनल प्रोडक्शन इंटरसेक्ट एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्शन ने जहाँ इसको इंटरसेक्ट किया ना एवरेज प्रोडक्शन को, तो ये एवरेज प्रोडक्शन का मैक्सिमम लेवल होता है। तो सेकंड स्टेज को तो हम डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। अब थर्ड स्टेज पे आ जाए, थर्ड स्टेज पे क्या हुआ कि जी मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी 0 से भी कम चले, क्योंकि आप यहाँ पे ओवर लेबर कर चुके हैं। जब ओवर लेबर हो जाए, आपकी कॉस्ट ज़्यादा, आपका प्रॉफिट भी कम, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कंपनियां अक्सर साल के बाद जाके अपनी लेबर्स को जो है वो निकाल देती हैं, ताकि वो दोबारा से अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन भी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो the rising part of marginal production is the application of law of increasing return,
The following part of marginal fraction is a stage 1 stage 2 is the application of law of diminishing return. तो इस क्वेश्चन को इस सेंस में भी वो आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, लॉ ऑफ रिटर्न्स। अब तीनों, अगर लॉ ऑफ रिटर्न्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ये हर सवाल में तकरीबन इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, कोई ऐसा पेपर है जिसमें ये सवाल नहीं आया। तो लॉ ऑफ रिटर्न का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई टोटल प्रोडक्शन, और यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गई, और यहाँ पे ये माइनस में चलेगी, तो फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ओके जी डियर व्यूअर्स, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल में कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वाचिंग माय दिस यूट्यूब चैनल।